गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास में हम कर रहे थे परिवार नियोजन। परिवार नियोजन में हम परिवार नियोजन की विधियां कर रहे थे कि किस प्रकार से कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा परिवार नियोजन किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक विधियों के बारे में जान रहे थे। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। परिवार नियोजन, इसके अंदर प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक के अंदर हमने दो विधियां की थी। एक तो थी इसके अंदर प्राकृतिक या इसको व्यवहारात्मक विधि भी कहते हैं। पहली हमने इसके अंदर की थी जो विधि थी सुरक्षित अवधि पद्धति, और जो दूसरी विधि थी वो थी हमारी संभोग अंतर्बाधा। अब जो तीसरी विधि है वो करेंगे हम। तीसरी विधि कौन सी होगी? बैसल बॉडी तापक्रम विधि। इसके द्वारा बैसल बॉडी तापक्रम विधि के द्वारा परिवार नियोजन किया जा सकता है। इसके द्वारा कैसे किया जाता है? यह विधि स्त्री के शारीरिक तापक्रम पर निर्भर करता है। अंडरक्षण के 24 से 72 घंटे के अंडरक्षण के 24 से 72 घंटे के पश्चात 72 घंटे के पश्चात स्त्री के शरीर का तापमान है वो बढ़ जाता है। वो कितना बढ़ जाता है? 0.5 से डिग्री सेंटीग्रेड से 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। जब अंडरक्षण होता है स्त्री के अंदर तो 24 से 72 के घंटे के अंदर उसका टेम्परेचर इतने से इतने तक बढ़ जाता है। ऐसा अंडरक्षण के पश्चात जो ये होता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये, उसकी वजह से होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्राव से ये टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। जो स्त्री इस विधि को प्रयोग में लेना चाहती है उसे प्रतिदिन प्राय बिस्तर से उठते ही अपने शरीर का तापक्रम लेना पड़ता है। और जब शरीर के तापक्रम में और दिनों की अपेक्षा वृद्धि हो जाए तो लैंगिक संभोग नहीं करना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? जब अंडरक्षण का समय होता है 24 से 72 घंटे तो उसमें क्या है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। और ये जो टेम्परेचर बढ़ता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से बढ़ता है। जब ये प्रतिदिन स्त्री जब उठती है तो उसको अपने बॉडी का टेम्परेचर नोट करना पड़ता है। अगर वो और दिनों के कंपैरिजन में अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस दिन उससे लैंगिक संभोग नहीं करना चाहिए। उससे अगर इस टाइम में वो लैंगिक संभोग करते हैं तो उनके प्रेगनेंसी के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये है तीसरा बैसल बॉडी तापक्रम विधि। इसके द्वारा परिवार नियोजन किया जा सकता है। अब इसके लाभ क्या क्या है? सबसे पहला लाभ तो यही है कि किसी विशेष कृत्रिम साधन की इसके अंदर आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा, इसमें कोई भी व्यय नहीं होता है, कोई भी खर्चा नहीं होता है। और तीसरा इसका जो लाभ है वो ये है कि इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई दवाइयाँ वगैरह नहीं लेनी पड़ती, जिसकी वजह से कोई भी शरीर में जो हानिकारक है कोई भी दुष्प्रभाव इसके नहीं पड़ते।
अब इसका जो हानि है वो क्या होती है, एक तो यह विधि ज्यादा विश्वसनीय नहीं है, यानी इस पे पूर्ण रूप से इसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता कि ये कारगर ही होगी, इसीलिए इसको ज्यादा सफल नहीं माना गया है। दूसरी जो हानि है इसकी, अस्वस्थता की दशा में इस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। मान लो हमारे बॉडी में ऑलरेडी हमारे बुखार है, तो उस टाइम पे भी बुखार में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, तो हम वो टेम्परेचर माप नहीं सकते, जिसकी वजह से अस्वस्थता यानी बीमार होने की दशा में ये विधि कारगर साबित नहीं होती है। तीसरा जो इसकी हानि है वो है मानसिक कारण, संवेग आदि से तापक्रम ही बढ़ जाता है, अतः इस समय यह विधि ज्यादा उपयुक्त नहीं मानी जाती है। तो ये हुआ इसके लाभ और हानि। अब जो तीसरा जो मेथड है, 3 मेथड हो गए, अब चौथे मेथड की बात करते हैं कि चौथी विधि कौन सी है। चौथी विधि इसके अंदर आती है सर्विकल डिस्चार्ज सर्विकल डिस्चार्ज डिटेक्शन टेक्निक। ये इसकी चौथी विधि है। इस विधि के अंतर्गत क्या करते हैं, वह स्त्री जो इस विधि को अपनाकर परिवार नियोजन करना चाहती है, उसे सर्विकल डिस्चार्ज तकनीक का है वो प्रॉपर ज्ञान होना अति आवश्यक होता है, होना चाहिए, तभी जाकर वो क्या कर सकती है, इसको अपना सकती है। स्त्री में मासिक धर्म के बाद योनि में हमेशा कुछ ना कुछ स्राव लिक्विड है वो निकलता रहता है, जो योनि को नम, मुलायम एवं चिकनापन प्रदान करता है। जो चिकनाई निकलती रहती है, जो वो वजाइना होती है, उसको वो चिकना करके रखती हैं, तो इसलिए वो ठीक होते हैं। इसके मासिक धर्म के समय योनि से निकलने वाले जो स्राव है, उसमें म्यूकस का जो टच है, म्यूकस का जो रंग है या टच है एवं मात्रा में थोड़ी सी विभिन्नता आ जाती है। मासिक धर्म के पश्चात कुछ स्त्रियों में किसी प्रकार का जो स्राव है कुछ दिनों तक नहीं निकलता है, थोड़ा टाइम पहले से ही वो बंद हो जाता है, कुछ समय बाद तक वो नहीं निकलता है, जिससे योनि का जो क्षेत्र है वो सूखा रहता है। इसे सूखे दिन भी कहते हैं, इन दोनों को सूखे दिन भी कहा जाता है। सूखे दिन के पश्चात योनि से पारदर्शक, चिकना, चिपचिपाहट भरा जलीय स्राव निकलता है, जो देखने में अंडे के सफेद भाग जैसा दिखाई देता है। इसमें फिसलन भी होती है, अगर आप इसको टच करके देखते हैं तो ये फिसलन होती है। ऐसा स्राव गर्भाशय यानी यूट्रस से अंडरक्षण होने की सूचना देता है। अंडरक्षण होने के 3 से 5 दिन बाद तक लैंगिक संभोग नहीं करना चाहिए। अंडरक्षण के पश्चात गर्भाशय म्यूकस गाढ़ा हो जाता है, चिपचिपाहट भरा तत् एवं कम मात्रा में निकलता है। जब अंडरक्षण हो जाता है उसके बाद ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, चिपचिपाहट भरा तो होता ही है लेकिन थोड़ा गाढ़ा और कम मात्रा में हो जाता है। इस प्रकार म्यूकस की उपस्थिति के कारण शुक्राणु स्त्री के गर्भाशय में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ये जो यूट्रस में से ये जो सिक्रेशन निकलता रहता है, म्यूकस निकलता रहता है, इसके कारण जो शुक्राणु होते हैं वो यूट्रस के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। अतः इन दिनों लैंगिक संभोग मासिक धर्म तक किया जा सकता है। ये दिन सुरक्षित दिन होते हैं तथा गर्भ धारण की संभावनाएं इसके अंदर नहीं होती हैं। आया समझ में? तो इन दिनों को इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। फिर इससे लाभ क्या है? वही है कि इसमें एक तो कोई खर्च नहीं होता है,
और जो स्त्री है वो स्वयं ही योनि से स्रावित म्यूकस में हुए परिवर्तन के बारे में जानकारी रखकर लैंगिक संभोग कर सकती है। हानि क्या होती है? एक तो क्या है कि उसको इस विधि को उपयोग में लाने हेतु स्त्री में बहुत अधिक प्रशिक्षण एवं उत्प्रेरणा की आवश्यकता होती है। शिक्षित व्यक्ति द्वारा इस विधि को अपनाया जा सकता है। म्यूकस में परिवर्तन के लिए स्त्री द्वारा रिकॉर्ड रखना कठिन हो जाता है कि किस तरह का सिक्रीशन था, उसको ध्यान रखना बड़ा ही मुश्किल कार्य होता है। इस विधि में असफलताएं 21% तक पाई गई हैं, यानी इसमें ये जो है सफल कम होती हैं, इसके कम ही ये लाभदायक होती है, इसलिए इसके असफल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये थी हमारी सर्विकल डिस्चार्ज टेक्निक, डिटेक्शन टेक्निक। अगली है हमारी योनि को धोना। पांचवी टेक्निक है वो इस विधि के द्वारा भी क्या करते हैं, लैंगिक सहवास करने के बाद तुरंत बाद स्त्री को साफ पानी जिसमें फिटकरी, विनेगर, नमक या साबुन मिला हो, तुरंत उसे योनि को अच्छी प्रकार से धोना पड़ता है या धोना चाहिए। परंतु यह विधि गर्भ निरोधक के रूप में काफ़ी प्रचलित नहीं है, क्योंकि यह कम ही व्यवहार में लाई जाती है। इसमें जो असफलताएं हैं वो 20 से 40% तक इसमें असफलताएं मिलती है। ये नहीं है कि ये सफल होती हैं, इसमें असफलताएं अधिक मिलती हैं। बताई तो गई है, ये किसी किसी में कामयाब हो जाता है, कोई कोई अगर इसको अपनाता है, लेकिन हर किसी के लिए ये सफल नहीं होती है। 20 से 40% तक ये असफल हो जाते हैं जिनके द्वारा अपनाए जाते हैं। अगला है, इसके अंदर है लंबे समय तक बच्चे को दूध पान करवाना। लंबे समय तक बच्चे को दूध पान करवाना, इसके द्वारा भी किया जा सकता है। यह विधि भी काफी पुरानी और प्रचलित विधि है। अनुसंधान के अनुसार आधार पर, जैसे रिसर्च जो उनके आधार पर देखा गया है कि जो महिलाएं लंबे समय तक दुग्ध पान करवाती हैं वे देर से गर्भवती होती है। माता के शरीर में दूध का निर्माण प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण होता है। जो दूध का निर्माण है वो किसके कारण होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण, हार्मोन के कारण दूध का निर्माण होता है। और यह हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ओस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव को कम करता है। जो ये प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है, ये किसको कम करता है, किसके प्रभाव को कम करता है? यह हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक और हार्मोन होता है जो आपको बताया ओस्ट्रोजन हार्मोन, और ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन,
अगर ये इसके ऊपर क्रिया करता है तो इनके कारण अंडरक्षण की जो क्रिया है वो नहीं हो पाती है, अंडरक्षण की क्रिया नहीं हो पाती। और दुग्धपान कराने वाली माताओं में मासिक स्राव 11 से 12 महीने से लेकर 18 महीने तक नहीं होता है। वर्तमान में समूचे विश्व में 25 मिलियन दंपति इस विधि द्वारा परिवार नियोजन करते हैं। इस विधि को अपनाकर वो परिवार नियोजन करते हैं। इसके लाभ क्या है? एक तो इसमें कोई व्यय नहीं होता, दुग्ध पान करवाने वाली माता और शिशु दोनों का स्वास्थ्य है वो उत्तम बना रहता है, शिशु को दस्त जैसी बीमारियां भी नहीं लगती हैं। इस विधि को उपयोग में लाना सबसे सरल होता है। अब इसकी हानि क्या क्या है? हानि है कि अगर स्त्री का मासिक धर्म 6 महीने से ही शुरू हो जाता है तो यह विधि गर्भ निरोध के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि स्त्री गर्भवती हो सकती है। दूसरा क्या है? लंबे समय तक 12 माह से ज़्यादा दुग्धपान कराने से माता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो लंबे टाइम तक बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, क्योंकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। तो इस वजह से भी क्या है, ये एक हानि हुई इसकी। तो ये इसके लाभ और हानि हुई। ये तो थे हमारे प्राकृतिक उपाय। दूसरा इसके अंदर हमारे आ जाएंगे अस्थायी विधियों के अंदर चल रहे हैं। हमारी प्राकृतिक विधि हो गई कंप्लीट। अब इसके अंदर दूसरे आएंगे। दूसरी है यांत्रिकीय गर्भ निरोधक। यांत्रिकीय गर्भ निरोधक है। इसके अंदर सबसे पहला यांत्रिकीय गर्भ निरोधक को अवरोधक गर्भ निरोधक भी कहते हैं। इसको अवरोधक, यांत्रिकीय को अवरोधक गर्भ निरोधक भी कहा जाता है। ऐसे गर्भ निरोधक या तो भौतिक रूप से शुक्राणु को अंडाणु से मिलने से तथा विभेदन से रोकते हैं, अथवा रासायनिक रूप से शुक्राणु एवं अंडाणु के मिलन को निष्क्रिय बना देते हैं। रासायनिक रूप से भी ये उनको निष्क्रिय बना देते हैं। वर्तमान समय में पूरे विश्व में यांत्रिकीय गर्भ निरोधक का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यह काफ़ी प्रभावी है। यौन संपर्कीय एवं एड्स जैसे जानलेवा रोगों से रोकथाम में भी यह सक्षम है, तथा लैंगिक संभोग करते समय आनंद में बाधा उत्पन्न नहीं होती है इनके द्वारा। इसके साथ ही स्वास्थ्य पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ प्रमुख यांत्रिकीय गर्भ निरोधकों का हम वर्णन करेंगे। कौन सा है? सबसे पहले इसके अंदर आ जाएगा कंडोम या निरोध। पूरे विश्व में कंडोम की काफी, ये जो विधि है वो काफी प्रचलित विधि है। भारत में इसे निरोध के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कंडोम बहुत ही पतले रबड़ या लेटेक्स की बनी गुब्बारे नुमा थैली होती है। ये पतले रबड़ या लेटेक्स की गुब्बारे में
यह उत्तेजित लिंग के आकार के अनुसार फैल सकता है और सिकुड़ भी सकता है। ये पुरुषों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और संभोग करते समय इसे पहना जाता है। इसे प्रयोग करने के लिए इसके मार्ग के निप्पल जैसे आकार को दबाकर हवा निकाल देते हैं और संभोग से पूर्व उत्तेजित शिशन पर इसे सरलता से चढ़ाकर संभोग क्रिया पूर्ण करनी चाहिए, परंतु निरोध का जो ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा खुला छोड़ दिया जाए ताकि लैंगिक संभोग करते समय स्त्री के योनि में प्रवेश न कर पाए। निरोध पुरुष एवं स्त्री दोनों के स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित होता है, क्योंकि इसमें यौन संपर्कीय जो रोग होते हैं उनके फैलने का डर नहीं रहता है। भारत सरकार ने निरोध के 3 ब्रांड तैयार किए हैं। कौन कौन से ब्रांड हैं ये? 3 ब्रांड है। सूखा निरोध है, दूसरा है डिलैक्स और तीसरा जो है इसके अंदर सुपर डिलैक्स। ये 3 प्रकार के ब्रांड है वो भारत सरकार के द्वारा किए गए हैं, बनाए हुए हैं। तो इनका प्रयोग, अब इनके लाभ क्या है? लाभ क्या है? एक तो यह आसानी से उपलब्ध होने वाला साधन है और यह है असरदार साधन भी है। यह हर सरकारी अस्पताल, डिस्पेंसरी, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में मुफ्त वितरित किए जाते हैं, इसलिए इसमें व्यय नहीं होता है और यह एक विश्वसनीय विधि है, यानी इस पर विश्वास किया जा सकता है। और इसका क्या फायदा है? सस्ते दामों में यह बाजार में दवाई की दुकान पर भी मिल जाते हैं। इसके प्रयोग से जो यौन संपर्कीय डिजीज जो होती हैं, बीमारियां होती हैं, वो नहीं लगती हैं, उनसे सुरक्षित रहते हैं। गर्भधारण को रोकने के लिए यह विधि काफी सक्षम और कारगर या प्रभावी विधि है। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और यह स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित भी है। ये तो इसके लाभ की बात हुई। अब इसकी हानि की बात करते हैं। इससे हानि कौन कौन सी है? एक तो ये है इसका प्रयोग केवल एक ही बार कर सकते हैं, तो इसको यूज एंड थ्रो होता है ये। फिर दूसरा है लैंगिक संभोग करते समय निरोध शीशन से निकल सकता है और कई बार फट भी सकता है। और क्या है इससे हानियां? कुछ दंपति निरोध के रबड़ के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं। और क्या है? कोई दंपति ऐसा अनुभव करते हैं कि निरोध के उपयोग से लैंगिक संभोग में आनंद में कमी आती है। तो ये इसके साइड इफेक्ट हैं, यानी ये इसकी हानियां हैं। साइड इफेक्ट नहीं है कि ये इसकी हानियां और कुछ इसके लाभ हैं। तो जहां जो चीज जिसके लाभ हैं उसके कुछ हानियां भी होती हैं। तो ये हुई यांत्रिकीय गर्भ निरोधक में सबसे पहला हमारा उपाय। दूसरा जो उपाय है इसके अंदर वो है डायफ्राम। दूसरा है इसके अंदर डायफ्राम। डायफ्राम क्या है? इसे गर्भाशय टोपी भी कहा जाता है। इसे गर्भाशय टोपी भी कहते हैं। यह स्त्री द्वारा प्रयोग में लाया जाता है और यह काफी मुलायम रबड़ का बना हुआ होता है। मुलायम होता है, रबड़ का बना हुआ होता है और गोल गुब्बारे नुमा साधन होता है। गोल गुब्बारे नुमा साधन होता है यह, और जिसे महिला संभोग पूर्व अपने गर्भाशय के मुंह पर लगा लेती है और यह गर्भाशय के मुंह पर एक ढक्कन की भांति कार्य करता है, ढक्कन की तरह कार्य करता है और तथा शुक्राणु को गर्भाशय में प्रवेश करने से रोक देता है। इसका आकार 50 से लेकर 105 mm तक होता है।
ये कितने होता है 50 से लेकर 105 mm तक होता है, परंतु सामान्यतः इसका आकार है 70 से 80 mm होता है, मिलीमीटर होता है। संभोग करने के पश्चात कम से कम 6 से 7 घंटे तक इसे बाहर नहीं निकालना चाहिए। 24 घंटे से अधिक गर्भाशय में नहीं रखना चाहिए। इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए शुक्राणुनाशक क्रीम या जेली के साथ इसका उपयोग किया जा सकता है। संभोग के 6 से 7 घंटे के पश्चात इसे योनि से सावधानी पूर्वक निकालकर साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोकर टैल्कम पाउडर में लुब्रिकेट करके बंद डिब्बे में सुरक्षित करके रखना चाहिए। डायफ्राम के फटने या पुराने होने के पश्चात नए डायफ्राम का प्रयोग करना चाहिए। अब इसके लाभ क्या है? लाभ है इसके, इसे संभोग करते समय आनंद में बाधा उत्पन्न नहीं होती है। फिर दूसरा इसमें क्या है, दंपति के स्वास्थ्य पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है। और इसके क्या लाभ है, एक बार प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के पश्चात महिला स्वयं ही अपनी योनि में इसे जब चाहे तब लगा सकती है। इसमें व्यय कम होता है, इससे चिकित्सीय देखभाल एवं जांच की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसमें हानि क्या क्या है? हानि है कि उस विधि को उपयोग में लाने के लिए जो महिला है उसको काफ़ी प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है। बिना प्रशिक्षण के वो इसका प्रयोग नहीं कर सकती। दूसरा क्या है, इस विधि का प्रशिक्षण योग्य डॉक्टर, कुशल नर्स द्वारा महिला को दी जानी चाहिए। और इसकी क्या हानि है? डायफ्राम का समान आकार सभी महिलाओं के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि यह गर्भाशय के मुंह को पूरी तरह से नहीं ढक पाता है। अशिक्षित एवं अंधविश्वासी महिला को डायफ्राम के प्रयोग के बारे में समझाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। लंबे समय तक डायफ्राम को योनि में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि योनि में संक्रमण एवं गर्भाशय में पीड़ा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये भी इसकी हानि है। और क्या हानि होती है इसके? प्रयोग के पश्चात डायफ्राम को अच्छी प्रकार साबुन पानी से धोकर पोंछकर रखना चाहिए। गंदगी रहने से गर्भाशय में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्रयोग करने से पूर्व इसे अच्छी तरह से देख लेना चाहिए कि कहीं से ये कटा फटा तो नहीं, अन्यथा ऐसा होने से शुक्राणु उसके अंदर गर्भाशय में प्रवेश कर जाते हैं। डायफ्राम के प्रयोग से पूर्व एवं बाद गोपनीय रखना आवश्यक है। तो ये हुए हमारे डायफ्राम का। अगला है अंतर्गर्भाशयीन साधन। तीसरा है अंतर्गर्भाशयीन साधन। अंतर्गर्भाशयीन साधन कौन से हैं? अंतर्गर्भाशयीन साधन का मतलब हुआ गर्भाशय के भीतर बाहरी पदार्थों का प्रयोग करना। भीतर बाहरी साधनों का प्रयोग करना। अंतर्गर्भाशयीन साधन कौन से होते हैं? इसका मतलब होता है गर्भाशय के भीतर बाहरी पदार्थों का प्रयोग करना। सर्वप्रथम गर्भाशयीन साधन का प्रयोग जर्मनी के ग्रेफेनबर्ग है। इन्होंने क्या किया था?
इसका प्रयोग किया है। ऐसे तो बहुत सारे गर्भाशय साधन उपलब्ध हैं, परंतु लिप लूप एवं कॉपर्टी ये भारत में बहुत ज्यादा लोकप्रिय एवं प्रचलित हैं। जो ये दो साधन है ये ज्यादा प्रचलित है। गर्भाशय साधन का उपयोग कर दंपति दो बच्चों के बीच मनचाहा अंतराल रख सकते हैं, परंतु नवविवाहित को कॉपर्टी अथवा लिप्स लूप लगवाने की सलाह कम ही या नहीं दी जा सकती है। इस साधन का प्रयोग महिला को तभी करना चाहिए जब उसे एक पहला बच्चा हो जाए, तब उसको इन साधनों का प्रयोग करना चाहिए। अंतरंग गर्भाशय साधन जो भारत में काफी प्रचलित है, लोकप्रिय, सुरक्षित और जो सफल है वो कौन से हैं? लिप्स लूप और कॉपर्टी। ये दोनों काफी प्रसिद्ध फेमस हैं इंडिया के अंदर। अब इनकी बात करते हैं। क्या है लिप्स लूप? इसे लूप भी कहा जाता है। ये है पहला, ये है दूसरा। इसकी बात करते हैं, लिप्स लूप की बात करते हैं। इसे लूप के नाम से जाना जाता है। यह अंग्रेजी के एस के आकार का होता है, इंग्लिश का लेटर एस होता है, उसके जैसे इसकी शेप होती है, जो प्लास्टिक पॉलीथिलीन का बना होता है। प्लास्टिक पॉलीथिलीन का ये बना होता है। लूप होती है, एस के आकार का होता है, प्लास्टिक पॉलीथिलीन के उसका बना होता है और इस साधन को काफी मुलायम नायलॉन के धागे की सहायता से गर्भाशय में लगाया जाता है। नायलॉन का धागा होता है, धागे की सहायता से इसको गर्भाशय के अंदर लगाया जाता है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर सरलता से निकाला जा सकता है। लूप में अल्प मात्रा में बोरियम का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर बोरियम का प्रयोग किया जाता है। लूप विभिन्न आकार में मार्केट में उपलब्ध होते हैं, परंतु अधिकांशतः इनकी जो लंबाई है वो 7.5 मिलीमीटर इस साइज की जो लूप होती है, इतनी लंबाई की जो लूप होती है, उसका प्रयोग अधिक किया जाता है। लूप को प्रशिक्षित नर्स या सुयोग्य जो डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा लगाया जाता है। नर्स या डॉक्टर के द्वारा इनको गर्भाशय में लगाया जाता है। अगली है कॉपर्टी। ये तो हमारी इसकी बात होगी लूप की। कॉपर्टी है तो कॉपर्टी भी बाजार में विभिन्न प्रकार के उपलब्ध होते हैं, परंतु परिवार कल्याण विभाग द्वारा कॉपर्टी 200 की सिफारिश की गई है। कॉपर्टी पॉलीथिलीन से अंग्रेजी के टी आकार में बना होता है। जैसे कि ये भी किससे बनी हुई थी? प्लास्टिक पॉलीथिलीन से बनी हुई थी। ये भी पॉलीथिलीन की बनी होती है। इसका आकार एस होता है, इसका आकार टी होता है, बस आकार का डिफरेंस होता है। और जो मार्केट में है वो 200, ये इनके साइज वगैरह जो होते हैं इनकी सिफारिश की गई है। इसकी भुजाओं पर बारीक तांबे का तार लिपटा रहता है, इसलिए कॉपर्टी कहते हैं। इसकी जो इस प्रकार से ये होता है, टी के आकार का ही होता है। जो इसकी भुजाएं होती हैं, इस पे पतले पतले ये तार लटके होते हैं। ये किसके होते हैं? कॉपर के, तांबे के ये तार होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कॉपर टी कहते हैं। कॉपर टी को भी प्रशिक्षित डॉक्टर या नर्स के द्वारा लगाया जाता है। कॉपर टी भी मुलायम नायलॉन के धागे से बांधा होता है, बांधा होता ताकि बच्चे की चाह होने पर अथवा सह प्रभाव
कोई भी साइड इफेक्ट होता है तो इनको धागे को पकड़कर इनको आराम से निकाल लिया जाता है। एक बार कॉपर लगाने के पश्चात स्त्री को 2 से 4 वर्ष तक गर्भ निरोधक का उपयोग नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये अलग अलग टाइम के लिए होती हैं, जैसे कि 3 साल के लिए है, 5 साल के लिए है, 10 साल के लिए है। तो इतने इतने टाइम के लिए ये क्या है बनी हुई होती है, तो उतने टाइम के लिए हम इसको लगवा सकते हैं कॉपर टी। परंतु 4 वर्ष के बाद इसे निकलवाकर दूसरी कॉपर टी लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि गर्भाशय के भीतर कॉपर टी में उपस्थित जो तांबा है, इसके अंदर जो तांबा होता है वो धीरे धीरे घुलने लग जाता है और साइड इफेक्ट करने लग जाता है। इसलिए इसको जितना टाइम होता है उससे पहले ही इनको निकलवा लेना चाहिए। अब इसके लाभ क्या है? लाभ सबसे पहले यही है कि ये अंतर्गर्भाशन साधन लैंगिक संभोग में आनंद में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं, एक तो ये फायदा है। दूसरा, ये सरल सुरक्षित साधन होते हैं, ये गर्भधारण को रोकते हैं और जब चाहे 2 बच्चों के बीच में अंतराल रख सकते हैं। इन्हें लगवाने के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसे प्रशिक्षित नर्स या डॉक्टर द्वारा कुछ ही मिनटों में लगा दिया जाता है। इन्हें आवश्यकता पड़ने पर सरलता से निकाला जा सकता है। इनके प्रयोग के पश्चात गर्भधारण का कोई भय नहीं रहता है। ये बच्चों में अंतर रखने के लिए विश्वसनीय साधन है। ये किसी भी सरकारी अस्पताल, डिस्पेंसरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लगवाए जा सकते हैं। हानि क्या है? कई बार कॉपर टी स्वतः ही बाहर आ जाती है, जिसका ज्ञान महिला को नहीं हो पाता। एक तो ये हानि है। दूसरा, इसे लगवाते समय तथा निकालते समय दर्द होता है। तीसरा, कुछ महिलाओं में इसके प्रयोग से रक्त दर्द है, रक्तस्राव है, गर्भाशय ऐंठन है, मासिक धर्म अनियमितता, पेड़ों में ऐंठन, अधिक रक्तस्राव आदि शिकायत सुनने को मिलती है। ये इसकी हानि है। और क्या हानि है इससे? कॉपर टी कम से कम 3 वर्ष में अवश्य ही बदल लेनी चाहिए। गर्भाशय में सूजन अथवा गर्भाशय में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जब गर्भाशय में सूजन हो तब इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने पर इसे बाहर निकालना पड़ता है। तो ये हुए हमारे इसके अंदर कौन से यांत्रिकीय गर्भ निरोधक उपाय हुए। इसके अंदर हमने कौन कौन से पढ़े हैं? अंतर्गर्भाशय साधन पढ़ा है। इसके अंदर हमने इसके अंदर कौन सा पढ़ा था? अंतर्गर्भाशय के अंदर 2 पढ़े, लिप्स लूप और कॉपर टी पढ़ा। एक हमने इसके अंदर कौन सा पढ़ा था? डायफ्राम, और तीसरा जो था वो निरोध या कॉन्डोम। तो ये 3 हमने इसके अंदर पढ़े हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।